मेरा नाम आराध्या है। मैंने एक अमीर घराने में आँख खोली। मेरे 3 भाई और 2 बहनें हैं। मेरे पापा बिजनेसमैन थे। तीनों भाई पापा के साथ कारोबार में लग गए थे। मैं अपने सब बहन भाइयों में सब छोटी थी और बहुत लाडली थी। भगवान ने हम सबको बहुत सुंदर बनाया था। हम में से किसी की भी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। सारे बहन भाइयों की एजुकेशन भी मामूली थी। क्योंकि घर में दौलत की रेल पेल थी तो सबकी यही सोच थी कि हमें कौन सी नौकरियां करनी हैं। जैसे जैसे बहन भाई जवान होते गए, माँ बाप ने बारी बारी सबको शादी के बंधन में बांध दिया। मैंने हाई स्कूल के बाद और पढ़ने से मना कर दिया। मैं शुरू से ही रोमांटिक लड़की थी। मेरी उम्र जब 18 साल हुई तो एक बहुत अमीर फैमिली से मेरा रिश्ता आया। लड़के की उम्र 27 साल थी। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। क्योंकि शरीफ और बहुत ही अच्छे परिवार से था तो फौरन चटमंगनी पट ब्याह वाला मामला हुआ और मेरी शादी हो गई। मैंने अपने पति को शादी की पहली रात पहली बार देखा था। लक्ष्य एक जिम्मेदार, बहुत सुलझे हुए, गंभीर इंसान थे। लक्ष्य ने पहली रात मुझे दिलो जान से प्यार किया। लक्ष्य सच में बहुत अच्छे थे, मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे, मगर मेरे आइडियल के उलट थे। शादी के बाद दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। अब मैं लक्ष्य के साथ जिस घर में भी जाती, मेरी बहुत तारीफ की जाती कि इतनी सुंदर हूँ, मगर मैं ये तारीफ लक्ष्य के मुंह से सुनना चाहती थी। और मेरी ये बहुत इच्छा थी कि लक्ष्य मुझे महबूबा बनाकर रखे, रोमांस करे, सुबह और शाम मेरे हुस्न की तारीफ करे, मगर लक्ष्य ऐसा नहीं करते थे। दावतों का सिलसिला खत्म हुआ तो हम हनीमून के लिए आगरा, नैनीताल, कश्मीर जैसी जगहों पर घूमे फिरे। लक्ष्य मुझे बिन मांगे हजारों रुपए दे देते। मुझे शॉपिंग करने और कहीं आने जाने की पूरी छूट थी। मैंने नए फैशन के कपड़े कपड़े और बहुत सी महंगी चीजें अपनी पसंद की खरीद ली। मुझ पर कोई रोक टोक नहीं थी। सास ससुर बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे किसी बात पर नहीं टोका, बल्कि मुझे खुश देखकर उन्हें भी खुशी होती। मैं जो भी कपड़े पहनती मुझ पर सज जाते। हर कोई मेरी पसंद की तारीफ करता, मगर मैं ये तारीफ अपने पति के मुंह से सुनना चाहती थी। मेरा जब दिल करता अपने मायके चली जाती और लक्ष्य को फोन कर देती कि मुझे वापसी पर घर ले जाएं। इसी तरह शादी के 3 साल बीत गए। अभी तक हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। एक खास बात ये थी कि मैं जब से ब्याह कर इस घर में आई थी तो लक्ष्य का बिजनेस बहुत बढ़ गया था। वो दिन ब दिन तरक्की करने लगे थे। बिजनेस में बहुत फायदा होने लगा। लक्ष्य मिट्टी में हाथ डालते तो वो सोना बन जाने वाली मिसाल थी। लक्ष्य अक्सर कहते, आराध्या तुम लक्ष्मी हो, जब से इस घर में आई हो मेरे लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई हो। तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस बहुत तरक्की कर रहा है, मुझ पर दिन रात धन बरस रहा है। लक्ष्य की जुबान ये कहते हुए न थकती थी, मगर मैं चाहती थी लक्ष्य मुझसे इश्क लड़ाए, मेरे हुस्न की तारीफ में जमीन आसमान एक कर दें। मैं खूब बन सवन कर, कीमती परफ्यूम स्प्रे लगाकर, मेकअप करके लक्ष्य के आगे पीछे घूमती, अदाएं दिखाती, मगर लक्ष्य इतना ही कहते कि आराध्या तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लक्ष्य बहुत चाहने वाले इंसान थे, मगर उनके प्यार में जोश की कमी थी। और कुछ समय गुजरा तो मेरे सास ससुर एक के बाद एक करके स्वर्गवासी हो गए। फिर मेरी इच्छा पर लक्ष्य ने एक महंगे और पौश इलाके में प्लॉट लेकर बहुत आलीशान कोठी बनवाई। जब हम नई कोठी में शिफ्ट हुए तो उसकी सेटिंग में मैं नए फर्नीचर की खरीदारी, पर्दे वगैरह लगाने में बिजी हो गई। लॉन की देखभाल के लिए माली था, सफाई के लिए नौकरानी अलग थी, कपड़े धोने के लिए भी नौकरानी अलग थी। एक महंगी कार लक्ष्य ने मेरे लिए खरीदी और मुझे ड्राइविंग करनी सिखाई। मैं खुद ही कार लेकर शॉपिंग करने, घूमने फिरने निकल जाती। बेफिक्री की जिंदगी थी। हर तरह का ऐशो आराम मिला हुआ था। फोन पर मम्मी से, बहनों से, भाइयों से लंबी लंबी बातें करती। शादी के 5 साल बाद मुझे एक करके 2 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुए। फिर मैं बच्चों में मगन हो गई। लक्ष्य का बिजनेस दिन ब दिन फैल रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत बिजी रहने लगे। सुबह घर से निकलते और रात गए वापस आते। मेरे पापा का देहांत हो गया तो भाइयों ने बिजनेस दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर लिया और बहन भी अपने पति और बच्चों के साथ शिफ्ट हो गई। अब मेरा सिर्फ एक भाई इंडिया में रह गया था। बच्चे बड़े होने लगे तो उनका महंगे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। सुबह लक्ष्य तीनों बच्चों को स्कूल छोड़ देते, फिर वापस आकर नाश्ता करते और तैयार होकर अपने ऑफिस चले जाते। थोड़ी देर बाद नौकरानी भी आ जाती। 1-2 घंटे में सब काम निपटा कर चली जाती। 1 बजे बच्चों को छुट्टी होती तो मैं खुद उन्हें कार में ले आती। लक्ष्य को घर वापसी में बहुत देर हो जाती और रात को 11 बजे घर आते। खाना खाकर सो जाते। बच्चे अपना होमवर्क करते, अपने कमरे में सो जाते, जबकि मैं बहुत बोर और अकेलेपन का शिकार होती जा रही थी। बोर होने का हल ये निकाला कि अपनी पिछली जिंदगी में जो काम मैं करती आई थी उस तरफ फिर से लौट आई। एक बार फिर मेरा शौक और वो तलब थी मूवीज देखने की। लक्ष्य के आने तक मैं तरह तरह की फिल्में देखती। अब ये मेरा पसंदीदा काम बन गया था। धीरे धीरे मैंने इंग्लिश फिल्में देखना शुरू कर दी। गंदी मूवीज देखने की मुझे ऐसी आदत पड़ गई कि मैं छुप छुप कर घर से 10 किलोमीटर दूर एक इलाके से सीडी शॉप से शाम को सीडी लेने जाती थी। दुकानदार मुझसे डबल पैसे वसूल करता था। जितने पैसे मांगता मैं देकर खरीद लेती। अपने आप को पूरी तरह छुपा कर जाती थी कि कोई मुझे ना पहचाने। अब ऐसी गंदी फिल्मों में मैं सुकून और खुशी की तलाश में लग गई थी।
मगर सुकून के बजाय दिन ब दिन मेरी तलब बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद वंश का बर्थडे था तो 2-4 दिन तैयारी में बिजी रही और इत्तेफाक से बर्थडे वाले दिन संडे था। लक्ष्य ने पूरा दिन ऑफिस से छुट्टी की थी। शाम में फंक्शन था, मेहमान आना शुरू हो गए। लक्ष्य ने अपने कजिन आनंद, जो कि सरकारी नौकरी पर था, जल्दी दूसरे शहर से ट्रांसफर होकर हमारे शहर आया था। आनंद अपनी पत्नी और बेटे आदर्श को लेकर आया था। मैंने जैसे ही आदर्श को देखा तो देखती रह गई। वो हूबहू मेरा सोचा हुआ आइडियल था। गोरा चिट्टा, बहुत ही स्मार्ट, ऊंचा लंबा कद, जिसके चेहरे पर बहुत मासूमियत भी थी और शरारत भी। अच्छे ड्रेस में वो पहली नजर में मेरे दिल में उतर गया। उसने मुझे आंटी कहकर हेलो कहा और मैंने जवाब देकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। आदर्श, जिसकी उम्र 17 साल थी, इंटर में पढ़ रहा था। वो आनंद और अर्चना के इकलौता बेटा था। लायक और इंटेलिजेंट, पढ़ाई में तेज स्टूडेंट था। नर्सरी से 9 तक पोजीशन होल्डर था। अब इंटर में पढ़ रहा था। उसके बोर्ड एग्जाम करीब थे। जब बर्थडे का फंक्शन खत्म हुआ, सब मेहमान चले गए तो मैंने आनंद और अर्चना को रात के खाने के लिए रोक लिया। मैंने अर्चना से दोस्ती कर ली। आदर्श बहुत चंचल लड़का था। आदर्श मेरे तीनों बच्चों से घुल मिल गया। अब मैं हर दूसरे तीसरे दिन आदर्श को देखने के लिए अर्चना के पास जाने लगी। काफी देर वहां बैठी रहती। वो मेरी पक्की दोस्त बन गई। बहुत अच्छे नेचर वाली थी, बहुत अच्छी औरत थी, मेरी बहुत इज्जत करती। आनंद और अर्चना अपने बेटे आदर्श पर बहुत ध्यान देते और उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मेरे कहने बल्कि मेरे बहुत जिद करने पर आदर्श कभी कभार थोड़ी देर के लिए हमारे घर आ जाता, मगर जल्दी ही वापस चला जाता क्योंकि फाइनल एग्जाम बहुत करीब थे। फिर वो अपने पेपर्स की तैयारी में बिजी हो गया। जब उसके एग्जाम खत्म हो गए तो लक्ष्य और मैं आदर्श और उसकी फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए दूसरे शहर चले गए। अब आदर्श डेली शाम को हमारे घर आ जाता। फिर चारों बच्चे मिलकर खूब खेलते, खूब शोर मचाते और बहुत खुश होते। फिर मैं उन्हें कार में बिठाकर घुमाने के लिए ले जाती। हम आइसक्रीम खाते, जूस पीते, फिर महंगे होटल से खाना खाकर आदर्श को उसके घर छोड़ देती। थोड़ी देर अर्चना के पास बैठती, फिर बच्चों को लेकर वापस आ जाती। बच्चे आते ही अपने कमरे में सो जाते और लक्ष्य के आने तक मूवी देखती रहती। और मूवी देखते हुए आदर्श के बारे में सोचती थी, कितना हैंडसम है वो, बिल्कुल मेरे हीरो की तरह, ख्याली हीरो की तरह। लक्ष्य पर तो मुझे इस तरह का भी प्यार ही आया ही नहीं। मैं तो उस बच्चे की मोहब्बत में गिरफ्तार होती जा रही थी। आदर्श बहुत मजे मजे की बातें करता था, चुटकुले सुनाता, नित नई शरारतें करता। मैं खूब हंसती। आदर्श के साथ कुंवारी लड़कियों जैसी हरकतें करती, उसके साथ खूब छिड़कानी करती तो वो कहता, आंटी आप बहुत नटखट हैं, आप इतनी स्मार्ट और फिट हैं, कोई मान ही नहीं सकता कि आप 3 बच्चों की माँ हैं। तो इस पर मैं जानबूझकर कहती कि मजाक अच्छा कर लेते हो। तो आदर्श कहता, नहीं आंटी आप तो बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल हीरोइन की तरह लगती हैं। मुझे आदर्श के मुंह से अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती थी। मैं कहती, तुम्हारे लक्ष्य अंकल को तो मैं जरा भी अच्छी नहीं लगती। तो वो कहता, आंटी अंकल तो बहुत अजीब हैं, बहुत ही बोर हैं, आप तो सचमुच बहुत प्यारी हैं, जापानी गुड़िया लगती हैं। और ये सब कुछ आदर्श मासूमियत और भोलेपन से कहता। आदर्श के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं उसके लिए मजे मजे के खाने बनाती। वो खानों की फरमाइश अब मुझसे करने लगा था। वो मुझे माँ समझ रहा था और मैं उसे कुछ और। वो मेरे खानों की दिल खोलकर तारीफ करता, जिसे मैं सुनकर निहाल हो जाती और प्यार से उसे देखती। वो लाड से मेरे हाथ चूम लेता तो मेरी आत्मा खुशी से तृप्त हो जाती। एक दिन मैं नई सीडी लेकर आई जिसमें एक जवान 18 साल का लड़का और मेरी हम उम्र आंटी की फिल्म थी। मैंने वो गंदी मूवी रात को देखी तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने उस आंटी की जगह अपने आप को और उस लड़के की जगह आदर्श को महसूस किया। रात की 11 बजे लक्ष्य घर पर आए तो आते ही सो गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कैसा पति है ये, इसे अपनी बीवी की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं। कैसे मैं उससे कहूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं सारी रात अंगारों पर लौटती रही। अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। अगले दिन जब लक्ष्य अपने ऑफिस और बच्चे स्कूल चले गए तो ना चाहते हुए भी मैंने नौकरानी को छुट्टी दे दी कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। ये कहकर मैं नहा धोकर खूब बन सवर कर तैयार हुई और 10 बजे कार लेकर सीधी आदर्श के घर चली गई और अर्चना से कहा कि मुझे बाजार में काम है, मेरे साथ चलो। उसने कहा, मैं कपड़े धो रही हूँ, नहीं जा सकती, तुम आदर्श को साथ ले जाओ। और यही मैं चाहती थी। अर्चना ने आदर्श से कहा, बेटा तुम आंटी के साथ चले जाओ। आदर्श ने कपड़े बदले और मैं उसे साथ लेकर बाजार आ गई। चीजें तो मुझे कुछ खरीदनी ही नहीं थी, बस ऐसे ही छोटी मोटी चीजें खरीदी और आदर्श को कपड़े दिलाए। 11:30 बजे मैं घर आ गई। आदर्श को टीवी लाउंज में बिठाया और मैंने जानबूझकर खुद वो लड़के और आंटी वाली गंदी मूवी सीडी प्लेयर में लगाई। रिमोट कंट्रोल टेबल पर पड़ा था तो आदर्श ने रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया। फिल्म चलने लगी। इसमें पहले 5-7 मिनट का सीन नॉर्मल था जिसमें लड़का और आंटी बातें करते हैं। जब उनकी गंदी हरकतें होना शुरू हो गई तो मैं जानबूझकर उठ गई और आदर्श से कहा कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ और उसे अकेला छोड़ दिया। अब जाहिर है आदर्श ने वो सारे सीन देखे होंगे। मैं 10-15 मिनट के बाद चाय का कप लेकर आई
तो उसने टीवी बंद कर दी। वो अच्छा खासा डिस्टर्ब लग रहा था। मैंने चाय का कप पकड़ते हुए जानबूझकर अपने हाथ उसकी उंगलियों से टच किए और उसके साथ ही सोफे पर बैठ गई। उसने आधा कप चाय का पीकर कप मेज पर रख दिया। उसकी बची हुई चाय मैंने पी ली और बड़े लगाव से उसे देखने लगी। फिर सोफे से टेक लगाकर अपना सर दबाने लगी। आदर्श ने मुझसे कहा, आंटी क्या बात है? तो मैंने कहा, सर में दर्द है। उसने कहा, मैं दबा दूं? तो मैंने कहा, हाँ। आदर्श ये कहकर सर अपने करीब किया और मैं लेट गई, अपना सर उसकी गोद में रख दिया। तो वो धीरे धीरे मेरा सर दबाने लगा। आदर्श ने कहा, आंटी अगर ज्यादा दर्द है तो कोई दवा खा लें। मैंने कहा, मेरी मेडिसिन तुम हो। जिस पर वो हैरानी से बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम दबाते रहो, मुझे आराम और सुकून मिल रहा है, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और साथ ही प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम में ले आई और फिर वो किसी रिमोट की तरह मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया और मैंने रूम बंद कर दिया। जब 1 घंटे के बाद हम दोनों कमरे से बाहर आए तो आदर्श अपना बचपन, लड़कपन, भोलापन और मासूमियत खो चुका था और 1 घंटे में उसे लड़के से मर्द बना दिया था। मैं बहुत खुश थी, जैसे बहुत बड़ा मैदान मार लिया हो, बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। इधर आदर्श भी जिंदगी में पहली बार एक औरत के जिस्म से परिचित हुआ था। उस पर भी नशा चढ़ा हुआ था। बस फिर क्या हुआ, आदर्श डेली आ जाता और फिर हम दोनों कमरे में बंद होकर गंदी गंदी हरकतें करते। मेरे इस बच्चे के साथ यानी इस जवान लड़के के साथ नाजायज संबंध हो गए थे। कुछ दिन और गुजरे तो लक्ष्य को 20 दिन के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ा। वो अगले दिन चले गए। मैंने अर्चना से कहा कि रात को आदर्श को हमारे घर भेज दिया करो, अकेले डर लगता है तो वो बच्चों के साथ सो जाया करेगा। इस तरह वो 20 रातें मैंने आदर्श के साथ इस कमरे में इस तरह गुजारी जैसे वो मेरा पति हो। मैं इस कदर गंदगी की गहराई में गिर चुकी थी कि सबके सामने उसे आदर्श बेटा कहकर पुकारती और अकेले में मेरी जान और पता नहीं क्या कुछ कहती। और आंटी से उसकी महबूबा बनकर मैंने एक तरफ अपने पति को धोखा दिया और अपनी इज्जत तार तार कर रही थी और दूसरी तरफ एक मासूम लड़के के कैरेक्टर को खराब करके अपना और उसका धर्म भ्रष्ट कर रही थी। दुनिया वालों की नजरों में धूल झोंक रही थी। अर्चना और आनंद अपने बेटे आदर्श को मेरा बेटा समझते थे, अंधा भरोसा करके मेरे घर भेजते थे और मैं उन लोगों के विश्वास की धज्जियां उड़ा रही थी। 20 दिन बेंगलोर में गुजार कर लक्ष्य आ गए। मेरे लिए बहुत से कीमती सामान और गिफ्ट्स लेकर आए और अपनी मोहब्बतें मुझ पर निछावर कर दी। पर अब मुझे उनकी मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं थी। मैं उनकी पत्नी कब थी? मैं तो खुद को किसी और को दे चुकी थी। नाजायज रिश्ता किसी और मर्द के साथ था। कुछ दिन बाद आदर्श का इंटर का रिजल्ट आ गया। उसने बोर्ड में 2nd पोजीशन हासिल की थी। उसकी शानदार कामयाबी की शुभकामना देने मैं आनंद और अर्चना के घर गई। उन्हें मुबारकबाद दी, बहुत से कीमती गिफ्ट्स दिए और साथ साथ मैंने 1 लाख कैश भी दिया कि अपनी पसंद की तुम बाइक ले लेना। उसके माँ बाप ने बहुत मना किया कि ये सब ठीक नहीं है। मैंने बेशर्मी और ढिठाई से कहा कि मौसी और भांजे का आपसी मामला है, क्या इस पर मेरा कोई हक नहीं है? तो मेरी जिद पर ना चाहते हुए भी उन्हें सब कुछ स्वीकार करना पड़ा। बेचारे दिल में ये सोच रहे थे कि शायद मैं आदर्श को अपना दबान बनाने का इरादा रखती हूँ, यानी अपनी बेटी का पति, जबकि वो तो मेरा पति बना हुआ था। सिर्फ शादी नहीं हुई थी, बाकी तो सारे संबंध थे। फिर मैंने पूरी फैमिली को घर बुलाकर शानदार दावत दी। फिर आदर्श का इंटर के बाद मेडिकल की तैयारी के लिए एक बहुत बड़े कोचिंग में एडमिशन हो गया। उसने कोचिंग जाना शुरू कर दिया उसी बाइक पर जो मैंने उसे दिलाई थी। हम पिछले 1.5-2 महीने से गंदा काम कर रहे थे। जहां मेरी हवस पूरी हो रही थी वहीं आदर्श को इसका खूब चस्का लग गया था। उसका मेरे बगैर दिल नहीं लगता था। वो मेरा आदी हो गया था। अब जैसे ही उसका पीरियड खाली होता वो सीधा मेरे पास आ जाता और हम बेडरूम में बंद हो जाते। कई बार वो कॉलेज जाने की बजाय सीधा मेरी तरफ आ जाता और छुट्टी के वक्त वापस जाता, जिसका नतीजा ये निकला कि वो धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होता गया और मैं उसको हजारों रुपए देती, बाइक का पेट्रोल फुल करवा देती। वो सारा दिन आवारागर्दी करता। इन्हीं आवारागर्दियों की वजह से उसका रिजल्ट बहुत ही बुरा आया और उसका मेडिकल में एडमिशन नहीं हो सका। उसके माँ बाप सर पकड़ कर रह गए। अर्चना रो रही थी क्योंकि वो उनकी उम्मीदों का अकेला सहारा था, मगर उसने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आदर्श के माँ बाप और कोचिंग के टीचर बहुत परेशान थे। कह रहे थे कि इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट और पोजीशन होल्डर एकदम नीचे कैसे आ गया, इतना खराब रिजल्ट। आदर्श मेरे दिए हुए हजारों रुपए से खूब अय्याशी करता। उसके दोस्त पूछते कि तुम्हारा बाप छोटा सा सरकारी नौकर है तो तुम ये इतनी महंगी बाइक लेकर और इतने ढेर सारे पैसे लेकर कहाँ से आते हो? तो वो बहुत मजे लेकर मेरे और अपने संबंध का जिक्र खूब मिर्च मसाला लगाकर करता कि आराध्या अपने शरीर के साथ साथ हजारों रुपए मुझे डेली देती है। जब आनंद और अर्चना ने कोचिंग सेंटर जाकर मालूमात की, अपने तौर पर आदर्श के दोस्तों से अलग अलग जाकर बहुत प्यार से मिले, तो उसके सारे हालात का पता चल गया। दोनों पति पत्नी हैरान और परेशान थे। मेरी काली करतूतों की पूरी कहानी से वो पूरी तरह परिचित हो चुके थे।
दोनों पति पत्नी बहुत समझदार थे, मामले को अच्छे से निपटाने वाले में से थे और शोर और ववेला मचाने के खिलाफ थे। उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि मेरा कुछ बिगड़ता या न बिगड़ता मगर उनका बेटा जरूर बदनाम हो जाता। उन्होंने खामोशी से हमारे साथ मेलजोल खत्म कर दिए। अर्चना ने आदर्श के आगे हाथ जोड़े और रोई, भगवान के वास्ते दिए तो वो संभल गया। फौरन घर में ट्यूटर का इंतजाम किया गया, दोबारा एडमिशन करवाया गया, मोटरसाइकिल भी बेच दी और हर तरह से उस पर पहरा दिया जाने लगा ताकि वो अच्छे से एग्जाम की तैयारी करे। इधर मेरी हालत ये थी कि मुझे 2 साल से किसी नशे की तरह आदर्श की लत पड़ गई थी। अब मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। अपनी इस आदत से मजबूर होकर मैंने दूसरे जवान लड़कों से दोस्तियां करनी शुरू कर दी। मैं हर लड़के में आदर्श को ढूंढती, मगर मुझे आदर्श जैसी बात नजर नहीं आती। मैं उसमें खोई रहती। इन्हीं दिनों मेरी दोस्ती एक नए लड़के अजय से हुई, जो कि काफी हद तक आदर्श से मिलता जुलता था। एक गरीब घराने का लड़का, उम्र 18 साल थी, बेरोजगार था। वो डेली आकर आदर्श की कमी पूरी करता, जिसके बदले में उसे हजारों रुपए देती, उसकी हर इच्छा पूरी करती। तो इस तरह मैं अपने पति की कमाई दोनों हाथों से लुटा रही थी। मैं अब हवस की मरीज बन चुकी थी। अपनी धुन में इतनी मगन थी कि अपने तीनों बच्चों को भी भूल बैठी थी कि बच्चों की पढ़ाई कैसी जा रही है, वो स्कूल में कैसे हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। कोई 2 साल पहले लक्ष्य ने अपने काम के लिए एक नौकर रखा हुआ था और उसके लिए एक नई मोटरसाइकिल खरीद कर उसे दी थी कि वो जल्दी जल्दी बाजार के काम निपटाए। 1 साल वो नौकरी करता रहा, फिर वो नौकरी छोड़कर चला गया। तो इस तरह पिछले 1 साल से वो मोटरसाइकिल हमारे गैराज में एक कोने में खड़ी थी। एक दिन अजय ने मुझे खुश किया तो मैंने खुशी में आकर वो मोटरसाइकिल उसे उपहार में दे दी, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुआ कि खूबसूरत जवान आंटी के साथ साथ हजारों रुपए और फ्री में मोटरसाइकिल भी मिल गई। उसकी तो मौज हो गई। कोई 1 हफ्ते बाद अचानक लक्ष्य ने मुझसे पूछा, उस मोटरसाइकिल का क्या हुआ? मुझे कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो मैंने झूठ बोल दिया कि मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। लक्ष्य ने पूछा, किस तरह चोरी हुई और मुझे क्यों नहीं बताया? तो मैंने बहाना बना दिया कि नौकरानी, जिसका नाम चमेली है, एक दिन गेट खुला छोड़कर चली गई तो अचानक एक चोर अंदर घुस आया और मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। मैंने बहुत शोर मचाया मगर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने अपने तौर पर लक्ष्य को संतुष्ट करने की कोशिश की थी। लक्ष्य खामोश हो गए। उस वक्त वो एक करोड़पति बिजनेसमैन थे। हमारे लिए वो 1 लाख की मोटरसाइकिल की अहमियत 100 रुपए जितनी थी। हमारे लिए वो बहुत मामूली और गैर जरूरी थी लक्ष्य के दिल में। लेकिन न जाने क्या बात आई, उन्होंने अगले दिन पुलिस स्टेशन में मोटरसाइकिल की FIR दर्ज करा दी। क्योंकि वो बाइक लक्ष्य के नाम थी तो उन्हें यह फिक्र थी कि कहीं चोर वो मोटरसाइकिल किसी वारदात में इस्तेमाल न करे। और इन दिनों चोरी हुई मोटरसाइकिलों में बम फिट करके धमाके भी किए जा रहे थे, तो उन्होंने किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए ऐसा काम किया। ये मेरी पकड़ के दिन थे। भगवान की करनी ऐसी हुई कि मोटरसाइकिल पर अजय को पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल समेत थाने ले गए, क्योंकि FIR के मुताबिक अजय चोर था और चोरी हुई मोटरसाइकिल समेत पकड़ा गया था। थानेदार ने फोन करके लक्ष्य को पुलिस स्टेशन बुला लिया तो उन्होंने वो मोटरसाइकिल पहचान ली। अजय नहीं मान रहा था कि उसने मोटरसाइकिल चोरी की है। पुलिस ने पूछा, अगर चोरी नहीं की तो तुम्हारे पास कैसे आई? जिस पर वो आए बाएं करने लगा। जब थानेदार ने अपने तरीके से पूछताछ की, यानी उसकी मार कुटाई के बाद 2 मिनट में वो सब कुछ उगल गया कि ये मोटरसाइकिल मैडम साहिबा ने उसे उपहार में दी है। और उपहार क्यों, किस लिए दिया, अजय का क्या संबंध है आराध्या से? तो उसने सारी कहानी बक दी और मेरे काले करतूत, मेरी गंदी हरकतें लक्ष्य के सामने आ गईं। थानेदार अजय की बात की तस्दीक, मेरा बयान और तफ्तीश के लिए लक्ष्य और अजय के साथ हमारे घर आए। जब मैंने ये सिचुएशन देखी तो मेरे हाथ पैर फूल गए और रंग उड़ गया। मैंने मना किया लेकिन वो भी होशियार ऑफिसर थे। सारा मामला समझ गए कि अजय सच बोल रहा है और मैं झूठ बोल रही हूँ। अजय ने बताया, अगर मैं चोर होता तो वो इस तरह आराम से मोटरसाइकिल पर घूम नहीं रहा होता। उसने ये भी बताया कि मैडम साहिबा ने मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन बुक और लक्ष्य के ID कार्ड की कॉपी भी खुद दी थी कि अपने नाम ट्रांसफर करवा लो। नौकरानी चमेली ने भी ये बयान दिया कि वो हमेशा जिम्मेदारी से गेट बंद करती थी, कभी खुला नहीं छोड़ती। और उसने ये भी बताया कि अजय डेली मैडम से मिलने आता था, मगर वो चुप रहती थी और अपनी जुबान बंद रखी। और अब नतीजा ये हुआ कि चमेली ने आदर्श की बात भी लक्ष्य को बता दी कि 1 साल पहले वो भी आता था। ये सुनकर लक्ष्य बहुत सदमे में आ गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और पुलिस वाले को ले दे दिलाकर मामला रफा दफा किया। फिर आनंद और अर्चना से जाकर पूछा और संबंध खत्म करने की वजह भी, तो आनंद ने अपनी सारी बात बता दी और आदर्श वाला मामला भी लक्ष्य को बता दिया था। इसलिए हमने चुप्पी साध कर मेलजोल खत्म कर लिए और इतनी पुरानी दोस्ती इसलिए खत्म कर दी कि आराध्या के साथ साथ आदर्श की भी बदनामी ना हो। लक्ष्य को जब मेरी सारी काली करतूतों और गंदी हरकतों का पता चला कि मेरे संबंध उनके दोस्त के बेटे के साथ और इतने मर्दों को मैंने अपने बिस्तर पर लेटाया, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा
हुए और साथ साथ घर से गंदी मूवीज की सीडी भी मिल गई। तो लक्ष्य ने फिर तो मुझे खूब मारा और मार मार कर जब थक गए तो निढाल होकर सोफे पर गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे। मैं उनके पैरों से लिपट गई, रो रो कर माफिया मांगने लगी, मगर लक्ष्य ने मुझे एक ठोकर से दूर धकेल दिया और गुस्से से दहाड़ कर बोले, दफा हो जाओ बदचलन औरत, तुमने मेरे प्यार और आजादी का ये सिला दिया, मेरी इज्जत और मान मर्यादा की अर्थी निकाल दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई, माफिया मांगी कि अब कभी ऐसा नहीं होगा, मगर लक्ष्य ने मेरी एक नहीं सुनी। कहने लगे, तुमने मेरी इज्जत और विश्वास की धज्जियां उड़ा दी, तुम एक बदचलन, बेशरम और घटिया और गिरी हुई औरत हो, अब मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये कहकर उन्होंने फौरन तलाक के पेपर्स बनवाए और कहने लगे, जो कुछ यहाँ से लेना है ले जाओ अपने साथ, दोबारा कभी अपनी मनहूस और मक्कार शक्ल नहीं दिखाना, मैं तुमसे नफरत और घिन महसूस कर रहा हूँ। इतनी बदचलन औरत हो तुम, और हाँ, जिंदगी में कभी बच्चों से मिलने की कोशिश भी ना करना। मैं इनको सारे घिनौने काम जो तुमने किए हैं तुम्हारे गंदे चरित्र का बताऊंगा। अब दूर हो जाओ मेरी नजरों से, हमेशा के लिए दफा हो जाओ। मैं रोती फिरती वहां से निकली और बोझल कदमों के साथ रिक्शे पर बैठकर भाभी के घर पहुंची और जोर जोर से रोने लगी। भाभी मुझे रोते देखकर परेशान हो गई और भाई को फोन कर दिया कि मुझे लक्ष्य ने तलाक दे दी है। ये सुनकर वो सन्नाटे में आ गए, मुझसे बार बार पूछते रहे, तलाक क्यों दी? तो मैं क्या बताती, कुछ नहीं, मैं चुप रही, बस रोती जा रही थी। फिर भाई लक्ष्य से मिले, जब उन्हें सारी बात का पता चला तो वो सख्ते में आ गए। जब भाभी को तलाक की वजह और मेरे कैरेक्टर का पता चला तो उन्होंने मुझे अपने घर में रखने से मना कर दिया और कहा, कल को ये हमारे बच्चों पर भी बुरी नजर रखेगी और क्या पता हमारे बच्चों को भी खराब कर दे। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरी आत्मा जख्मी हो गई। मैं तो उनके बच्चों की बुआ थी, ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरा चरित्र जो सामने आ गया था इसके मुताबिक तो मैं ऐसी सलूक की हकदार थी, क्योंकि मैंने अपने मुंह बोले रिश्ते की मर्यादा तक को खो दिया था। मुंह बोली मौसी थी और मैंने क्या किया उस रिश्ते के साथ। बहरहाल कुछ दिन भाई के घर में एक कमरे में पड़ी रही। भाभी मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती थी, नौकरानी के हाथ खाना भिजवा देती जिसे बड़ी मुश्किल से मैं खाती थी। फिर मेरे भाई ने एक इलाके में एक छोटा सा घर खरीद कर मेरे नाम कर दिया और जरूरत का सामान भी डाल दिया। भगवान का शुक्र है कि ठोकरें खाने से बच गई। आखिर मेरा भाई मेरा खून था, उसने मुझ पर एहसान किया था। अब मैं इस मकान में शिफ्ट हो गई। अब मैं दिन रात रोती हूँ, अपने पापों और गंदी हरकतों की भगवान से माफी मांगते हुए भी शर्म आती है, मगर भाभी के वो शब्द मेरे कानों में शीशे की तरह घुलते चले जाते हैं, जिनके मुताबिक मैं उनके बच्चों को भी इसी काम में लगा दूंगी, उनके बच्चों को भी अपने साथ शामिल कर लूंगी। मैं अपनी नजरों में खुद गिर चुकी हूँ। दिल चाहता है कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ये मकान इस मोहल्ले में है, वहां पर ज्यादा अमीर लोग नहीं रहते। ये शुक्र है किसी को मेरे पास्ट का नहीं पता है। मैंने यही मशहूर किया हुआ है कि लावारिस विधवा हूँ। और हाँ, बताना भूल गई कि अजय के साथ नाजायज संबंध के नतीजे में एक नाजायज बच्चे ने इसी घर में जन्म लिया। मेरे और अजय के नाजायज रिश्ते की निशानी बेटे की शक्ल में मेरे पास है और मेरे माँ बाप की जगह पर मैंने बाप की जगह पर अजय का नाम लिखवा दिया है, क्योंकि वो हूबहू अजय की कॉपी है। भाई महीने में अच्छी खासी रकम मेरे अकाउंट में जमा करवा देते हैं और मैं महीने बाद जाकर बैंक से ले आती हूँ पैसे। मोहल्ले वालों को यही बताती हूँ कि स्वर्गवासी पति की पेंशन है। जैसे तैसे वक्त गुजर रहा है, अपनों की सूरत देखने को तरस गई हूँ। कोई मुझसे मिलना नहीं पसंद करता। मेरे तीनों बच्चे मुझे याद आते हैं तो बहुत रोती हूँ। हाँ, रोना ही मेरा नसीब है। अकेलेपन से बचने के लिए सिलाई सेंटर ज्वाइन कर लिया है। सेहत बहुत गिर गई है। जिस सुंदरता पर मैं बहुत गर्व करती थी, जिस जिस्म पर मैं इतना इतराती थी, शुगर ब्लड प्रेशर की रोगी हूँ, वही जिस्म फूल गया है। रोशनी कम हो गई है। मेरी आत्मा के जख्मों की कसक बहुत बेचैन करती है। रो रोकर पापों की माफी मांगती हूँ, मगर फिर भी सुकून नहीं मिलता है। अब यही दुआ है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा ये किसी गलत काम में ना पड़े। जो इसकी माँ ने किया वो मेरे बच्चों के आगे ना आए। मेरे बच्चे इस गंदे, इस बुरे काम से दूर रहें। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।